जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद के दौरे पे आए और इसका मकसद यही था कि महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन क्या काम कर रही है, आगे क्या करना है, तंजीमी ढांचे को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, आने वाले इलेक्शंस के लिए पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कहाँ कहाँ इलेक्शंस लड़े जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ बातों के ऊपर आज चर्चा हुई और इस मीटिंग के अंदर हमारे पूरे दुनिया के एमएलए फारूक शाह साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब जो हमारे मालेगांव के एमएलए हैं, पार्टी लीडर है असेंबली में, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र के डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, फैयाज खान साहब जो हमारे मुंबई के प्रेसिडेंट है, वारिस पठान साहब और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मजलिस के जितने भी जिम्मेदार हैं वो सभी लोग आए और डिवीजन वाइज ये मीटिंग की गई। शुरुआत मराठवाड़ा से किया गया, मराठवाड़ा के जितने भी जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष हैं उन लोगों के साथ चर्चा की गई। फिर नॉर्थ महाराष्ट्र के ऊपर हुआ, फिर विदर्भ के बारे में चर्चा हुई, पश्चिम महाराष्ट्र के बारे में हुई और फिर मुंबई के बारे में भी चर्चा की गई। और एक बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे सुझाव आए, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जो काम किए हैं वहाँ पर अच्छे काम जो हुए हैं उस सालों से उन्होंने जानकारी दी। एक अहम बात जो इसके अंदर निकल कर आई हुई है वो ये है कि आने वाले चुनाव के लिए हर एक की ख्वाहिश है कि असदुद्दीन अवैसी साहब आना चाहिए। हमने ये प्लान बनाया है कि जहाँ जहाँ पर भी इलेक्शंस रहेंगे उसकी डेट्स फाइनल करके उनका पूरा प्रोग्राम शेड्यूल तय करके अगर किसी जगह के ऊपर हमारे एमएलए साहब को भेजना है उन्हें भेजा जाएगा, फैयाज साहब जाएंगे, डॉक्टर साहब जाएंगे, मैं तो जाऊँगा। जहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब रहेंगे इंशाल्लाह उनके भी जलसों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एक सबसे अहम बात जो इस मीटिंग के अंदर जो हमने सबके साथ डिस्कस करके इसका फैसला लिए है, 27 नवंबर के दिन हम चलो मुंबई का नारा दे रहे हैं और ये पूरे महाराष्ट्र के तमाम मजलिस के जिम्मेदार जो है वो गाड़ियों का सफर तय करते हुए मुंबई की तरफ निकलेंगे और हर गाड़ी के ऊपर हम तिरंगा लहराते हुए तिरंगा झंडा गाड़ियों पे लगाकर हम महाराष्ट्र के कोने कोने से 27 नवंबर के दिन मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई क्यों पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, इसका पीछे का मकसद आज मीटिंग के अंदर असद साहब के साथ डिस्कशन करके लिया गया है। 2014 से 2019 के बीच में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी। सत्ता किसकी थी तो बीजेपी की थी और शिवसेना की थी। इन 5 सालों के दौरान हमने देखा कि वहां के कांग्रेस के, एनसीपी के, दूसरे विपक्ष की पार्टियों के जितने भी एमएलए थे वो ये बात कर रहे थे कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, 5% रिजर्वेशन देना चाहिए। कोर्ट का हवाला दिया जा रहा था कि हाईकोर्ट में है तो ये इजाजत दी है कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए करके। वो इस तरह से जोश के साथ बोलते थे, उस बीजेपी से मानते थे जिसका अंदर कोई लेना देना ही नहीं है मुसलमानों से। आज जब यही हुकूमत के अंदर आ गए हैं तो आपने देखा है कि पिछले 2-2.5 सालों के अंदर कितनी मर्तबा कौन से मंत्री ने मुसलमानों के रिजर्वेशन के ताल्लुक से कोई जिक्र किया हो। झूठे वो ही सही, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम मुंबई जा रहे हैं उनको ये याद दिलाने के लिए कि तुमने जब विपक्ष में बैठे थे तो तुम्हारा क्या मांग थी, आज सत्ता में आने के बाद बिल्कुल की तरह कैसा रंग बदल दिए हैं, ये उनको याद दिलाने के लिए हम जा रहे हैं। तिरंगा इसलिए लहरा रहे हैं कि हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के अंदर हमारा भी इख्तियार है, अधिकार है, वो अधिकार हमको मिलना चाहिए। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र में 53,000 एकड़ जमीनें वक्फ की है। 53,000 एकड़ ये जमीनें क्या सचमुच ही वर्कआउट के पास है? तो जवाब मिलेगा नहीं, महज कागजों के ऊपर है।
ये जमीनें हैं तो पूरी तरह से हड़प दी गई है, बेच दी गई है। और गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, मैं तो हम दावे के साथ कहते हैं सबसे ज्यादा वक्त की जमीनों की धांधलियां जो की गई है वो कांग्रेस और एनसीपी के दौरे हुकूमत में की गई। करोड़ों रुपए की जमीन है, बंदर बांट किया गया था उसका और वो खत्म कर दी गई। इन 93,000 एकड़ जमीन की देखभाल करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में कितने लोगों का स्टाफ है? तो महज 23 लोगों का स्टाफ है। 23 यानी इसका मतलब साफ है कि जो हमारी जमीनें हैं उसको कैसे खत्म किया जाए, पूरी तरह से ये जो मुसलमानों का इख्तियार है, इसके ऊपर हक है, अधिकार है, वो पूरी तरह से खत्म करने की सभी सरकारों ने कोशिश की है। ये उनको याद दिलानी है। हमने पिछले वक्त हम गए थे मुंबई में जाके, जो सत्ता में बैठे हैं उन्हीं से मांगी। आज सत्ता में बैठे हुए हमने पवार साहब के साथ मीटिंग करी और हमने ये कहा कि आप महाराष्ट्र बोर्ड को 500 करोड़ रुपए का पैकेज दीजिए ताकि जितनी हमारी जो खुली जमीनें हैं उसके ऊपर हम कमर्शियल स्पेसेस बना सकते हैं, स्कूल्स बना सकते हैं, तालीमी इदारे खड़े कर सकते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर हम पूरे महाराष्ट्र से गाड़ियों का काफिला 27 नवंबर के दिन वहां पर जाएगा और सिर्फ वहां पर मुंबई में पहुंचेंगे ऐसा नहीं है। मुंबई में जाने के बाद ये गाड़ियों का जो काफिला वहां पर पहुंचेगा तो एक सभा के रूप में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। एक पब्लिक मीटिंग वहां पर होगी और उस पब्लिक मीटिंग के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब, ये दोनों को ही वहां पर हम दावत दे रहे हैं। असद साहब ने अपना कंफर्मेशन दे दिया है, इंशाअल्लाह हम अकबर साहब का भी कंफर्मेशन लेके सभी की ख्वाहिश है कि अकबर साहब ने भी आना चाहिए। तो ये हमारी मांगों को लेकर हम 27 तारीख के दिन पहुंचने वाले हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमको एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जाता है और जब सत्ता में आते हैं तो जरा कर दिखाते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो जरा कर दिखाते हैं। तो उनको अपनी हकीकत दिखाने के लिए हम करेंगे। अगर हम वहां पर बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ तो ये 27 तारीख का हमारी जो चलो मुंबई का नारा दिए है, हर जिले से, हर तालुके से, हर गांव से आप देखेंगे कि गाड़ियां निकलेगी, तिरंगा लहराते हुए मुंबई की तरफ कूच करेगी। इसके लिए अलग अलग कमिटीज बनाई जाएगी। जो रूट रहेगा उस रूट के ऊपर तमाम हमारे लोगों को खाने पीने का, चाय की जो भी सहूलियत रहेगी वो सब प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई जाएगी। जो हमारे एमएलए साहब हैं उन लोगों के साथ मीटिंग करके, फैयाज साहब के साथ मुंबई में एक मीटिंग करके हम लोग इसको एक बहुत अच्छा शेप देंगे। और इतना यकीन दिलाते हैं कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर किसी ने ऐसा नजारा नहीं देखा होगा कि पूरा महाराष्ट्र मुंबई की तरफ जाएगा तिरंगा लहराते हुए। आप लोगों का भी सहकार्य की जरूरत है। तो आज की मीटिंग के ताल्लुक से ये जो हम फैसले लिए थे, आप लोगों के अगर कुछ सवाल है तो यकीनन इंशाअल्लाह उसको असदुद्दीन अवैसी साहब को जवाब देंगे। आप थोड़ा सा ब्रीफ करें। आप थोड़ा सा ब्रीफ करें। नहीं होगा इम्तियाज साहब तो पूरा आज की बैठक का पूरा बोल दिया इम्तियाज साहब। अगर आपको कोई सवाल है। कॉर्पोरेशन की इलेक्शन जो है वो सामने है, एमआईएम कैसी ताकत से इस इलेक्शन को लड़ेगी और आपको क्या कामयाबी की अपेक्षा है? हमारे पास कंसिस्टेंटली हमारे संगठन पर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर पूरी तरीके से काम चल रहा है और उसका रिव्यू भी आज हम दिए हैं। और पूरा हमारे संगठन के, ऑर्गेनाइजेशन के, तंजीम के जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनसे हम डिटेल में बात किए और कैसा इलेक्शन में हम तैयारी आगे बढ़ेंगे, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन में है और लोगों का काम कैसा हो रहा है, तो सब पे माइन्यूट तरीके से बातचीत हुई। और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जब कभी भी महाराष्ट्र में ये इलेक्शन होंगे, एमआईएम पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मुस्लिम आरक्षण के लिए जो आप ये रैली निकालने जा रहे हैं,
तो मुस्लिम आरक्षण की आपकी कैसी डिमांड है? बजट में सब 5% की मांग करने वाले हैं, तादाद बड़ी है, इसलिए उसकी भी कोई परसेंटेज की बढ़ाने की मांग है। देखिए, इम्तियाज साहब तो पूरा आपको डिटेल में बोल दिए हैं, मगर जो मुसलमानों का रिजर्वेशन है वो सिर्फ मुसलमान है नहीं, बल्कि मुसलमानों में जो 50 कास्ट है, 50 ऑड कास्ट है, उनको रिजर्वेशन मिला, मुस्लिम को नहीं। और उनका सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस प्रूव हो चुका है महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट से, और दूसरा जो NSSO का डेटा है जिसको हाईकोर्ट ने माना है। हाईकोर्ट ने कहा कि हाँ, ये महाराष्ट्र के मुस्लिम्स में जो इतनी कास्ट है वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है और उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल सकता है। वो एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ नहीं थे, मगर क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की सीलिंग 50% ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी थी, इसलिए कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन में दे सकते। दूसरी बात यह है कि जब पार्लियामेंट में शिवसेना, एनसीपी और आपके कांग्रेस के एमपीज ने महाराष्ट्र के जो ओबीसी का जो बिल आया था पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने सिर्फ मराठा रिजर्वेशन की बात की। हम उनको याद दिलाना चाह रहे कि आप जब मराठा की बात कर रहे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, नंबर 1 पॉइंट, बल्कि महाराष्ट्र के मुसलमानों का वो कास्ट का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। तो अब उनको ये बताना चाहिए, ये जो सरकार है उनको बताना चाहिए कि जब एक कम्युनिटी के इतने कास्ट का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस एक्सेप्ट हो गया, जिनको इंसाफ का तकाजा ये है कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ये बात सारी दुनिया को मालूम कि महाराष्ट्र में मुसलमानों का जो कास्ट है, उनका लिटरेसी रेट, उनका ड्रॉप आउट रेट, उनका ग्रेजुएशन में रेट, ये सबसे कम है। दलित के बाद उनका नंबर आता है, तो उनको तो मिलना चाहिए। आप सिर्फ मुसलमानों से वोट लेंगे मगर उनको अपलिफ्ट नहीं करेंगे, उनसे इंसाफ नहीं करेंगे। एजुकेशन में अगर कोई कम्युनिटी उठ जाएंगी तो वो खुद एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट होगा। जो मौजूदा सरकार है वो कंप्लीटली महाराष्ट्र के मुस्लिम्स के एम्पावरमेंट के लिए काम नहीं कर रही। और एक अहम बात यह है कि आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त MIM पार्टी पर एनसीपी और कांग्रेस ये कहकर वोट ले रहे थे कि मजलिस को वोट मत दो, असदुद्दीन ओवैसी या इम्तियाज जलील या MIM के लीडर्स के बात में मत आओ, वरना अगर तुम वोट दोगे तो शिवसेना और बीजेपी को फायदा होगा। चुनाव होने के बाद अचानक ये तीनों मिलकर एक दूसरे से शादी कर लेते, निकाह कर लेते। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये कौन सा सेकुलरिज्म है? आप तो महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिए, स्पेशली महाराष्ट्र के मुसलमानों को धोखा दिया। आप मुझे मेरा डर दिलाकर, MIM का खौफ दिलाकर आपने वोट तो बटोर लिया, मगर जाकर झोली में डाल दिया शिवसेना के। तो ये इनकी हिपोक्रेसी है। मगर आज हम जो डिसाइड करें, इसका डिसाइड करें, और 27 तारीख की मीटिंग होगी नवंबर में इंशाल्लाह। मगर MIM पार्टी ये सरकार से इमीडिएटली डिमांड करती है कि महाराष्ट्र के मुस्लिम्स को रिजर्वेशन जो हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया उसको दिया जाए, इमीडिएटली दिया जाए उसको। तो आपको रोकने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सिंसियर हैं अपनी बात में, तो इसको इम्प्लीमेंट करिए। और ये होना चाहिए, ये जस्टिस का एक सवाल है। और हम देखेंगे
सर जैसा कि इलेक्शन अपना महाराष्ट्र में आपने मुसलमानों के अपने आवाज़ उठाई, उसका खैर मकदम है, लेकिन तेलंगाना में ही 12.5% रिजर्वेशन का ऐलान हुआ। तेलंगाना में अभी जो हमारे रिजर्वेशन तेलंगाना मिल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का स्टे पे मिल रहा है, और हमारी असेंबली में हमने रेजोल्यूशन भी पास किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भिजाया है कि 50% कोटे को ब्रीच करवा। ये बात मैंने पार्लियामेंट में भी कही थी कि 50% जो कोटा जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ बनाए, उसको ब्रीच करे। और हमारा डिमांड ये है कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में जो आबादी का 50% हिस्सा है उनको आप 27% दे रहे, और जो 10% है उनको आप 20% दे रहे। तो ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के लिए भी पार्लियामेंट में डिमांड किया कि आप 50% का जो है उसको ब्रीच करिए, लॉ लेकर आइए आप, क्योंकि आपके पास आज मुल्क में, देश में एम्पिरिकल डेटा है जो इस बात को बता देगा कि अदर बैकवर्ड कास्ट भी इसको डिजर्व करते हैं। मगर मुस्लिम आरक्षण का मसला है कि ऑलरेडी हाईकोर्ट क्लियर कर चुका है उसको। जिस दिन 50% का लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी लेके आएंगे, फैंटास्टिक, तेलंगाना में पड़ेगा कोटा, क्यों नहीं पड़ेगा। मगर आज आपको जो है मिल रहा है ना 4%, तो आपको जो मिल रहा पहले ले लेना, जो पहले मिल रहा उसको ले लो आप, उससे फायदा भी हो रहा उससे। आप कुछ बोल रहे सर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के इलेक्शंस है, आप उत्तर प्रदेश में गए अभी, और वहाँ पर आप राजधर सिंह की पार्टी से आप अलायंस करने वाले थे, लेकिन वो छोड़कर चले गए। अब जो आपके सामने यहाँ पर भी, जैसा कांग्रेस ने और एनसीपी ने यहाँ पर प्रोपेगेंडा करी कि अगर आप वोट देते हैं तो बीजेपी आ जाएंगी, वहाँ पर भी यही मामले चल रहे हैं। आप ये देखिए ना कि आज मेरे को बहुत मजा आ रहा, मैं बैठ के बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न मोमेंट बोलते हैं। वो क्या है, कांग्रेस लालू प्रसाद यादव को क्रिटिसाइज कर रही है, उन्होंने बीजेपी से मिले हुए। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे कि इनकी वजह से हम सरकार नहीं बना सके। ममता बनर्जी आपके गोवा को जा रहे, तो कांग्रेस ये बोल रही कि इन्होंने डीलिंग कर लिए। ममता बनर्जी ये बोल रहे कि कांग्रेस में दम ही नहीं है। वो दिल्ली की पार्टी गोवा जा रही, पंजाब जा रही, तो कांग्रेस उनको बोल रही। अब हम ये पूछना चाह रहे कि भाई साहब, ये तुम में से कितनों ने डीलिंग कर ली? वो मुंबई के जमान में क्या बोलते हैं उसको, पार्ट वाली वो कितनों ने कर ली मांडोली, बताओ हमारे। हम बिहार में लड़े, आप क्यों गए? बंगाल में हम नहीं जीते, आप क्यों गए? अब उत्तर प्रदेश में जा रहे, तो अरे भाई तुम आपस में ही तुम एक दूसरे को गाली दे रहे। तो ये इनको एक्सपोज करता कि बस आप हमारे टेरिटरी में नहीं आते। तो ये देखिए, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं लोग, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं। तुम कैसा है भाई, गया फ्यूडलिज्म का जमाना चला गया, कोई नहीं रुकने वाला। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल, एमआईएम के हिस्से में ही क्यों आता है वोट कटवा पार्टी? नहीं, इसलिए आता है, इसलिए लोग ये झूठा इल्जाम लगाते क्योंकि कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो या आपके समाजवादी पार्टी हो, वो नहीं चाहते कि भारत के मुसलमानों का एक पॉलिटिकल लीडरशिप का प्लेटफॉर्म बने या पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। वो सब समाज की लीडरशिप चाहते, मगर अगर किसी एक समाज का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं चाहते तो मुसलमान का। ये हकीकत है। सबको बोलेंगे हाँ ये आपका नेता है, ये बरादरी का, ये जात का, ये कास्ट का, इसका लीडर है। मगर जहां मुसलमानों की बात आती है, हम आपको बोलते हैं कि भाई साहब, आपका काम ये है कि जनसभा से पहले आप चद्दर बिछाना, कुर्सियां बिछाना, और जब हम आएंगे नारे लगाना, कूद कूद के नारे लगाना, और जब हम डाइस पे आ जाएंगे तो एक फूल का माला पिनाना। हम तुम्हारे साथ एक गले में ठहर के फोटो ले लेंगे, उसके बाद तुम घर को जाके सो जाओ।
हम ये बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, हम कुर्सी पे बैठेंगे, अपने मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। अगर भारत में हर कम्युनिटी, हर कास्ट को अपनी लीडरशिप बनाने का इख्तियार है तो भारत के बिगेस्ट माइनॉरिटी का ये हक पहुंचता, बल्कि उनको बनाना चाहिए अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप। सवाल असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है, सवाल देश के सबसे बड़ी माइनॉरिटी का है कि आप उनको कैसे बैकवर्ड रख रहे हैं, हर एतबार से बैकवर्ड रख रहे हैं और उनसे इंसाफ नहीं कर रहे। और भारत की जो जमहूरियत है उसकी तल्ख हकीकत है, ये है, रियलिटी है कि जिस समाज और कास्ट के पास उसकी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसकी आवाज को सुने जाता है। तो ये एक चर्निंग है, ये एक डेवलपमेंट है भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी में, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है ये सब चीजों का आगे जो हम बढ़ रहे हैं। सर जैसा आपने माइनॉरिटी की अलायंस की जब बात आती है तो आपका वंचित के साथ जो है अलायंस टूट गया था, उसके बाद आपने महाराष्ट्र में ऐसी कोई पार्टियां हैं जो देखिए, वंचित से हम नहीं अलायंस तोड़े, हमारी तरफ से हम नहीं तोड़े, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कई मरतबा कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं और आज भी मेरे दिल में और कल भी इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं जिंदा रहूंगा, प्रकाश अंबेडकर साहब के ताल्लुक से मेरे दिल में हमेशा हमदर्दी रहेगी। मगर वो अलायंस हम नहीं तोड़े, हम तो अलायंस को कंटिन्यू करना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली वो डिसीजन ऐसा लिया। अगर फिर से उनका हाथ आपकी तरफ आता है तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। तो अगर ऐसे हालात बनते हैं, कुछ होता है तो जरूर आपको बताएंगे। दूसरा सवाल ये है कि कारपोरेशन के बहुत सारे इलेक्शन है, 6 से 8 कारपोरेशन जो है महाराष्ट्र में, उसके इलेक्शन सामने है, कुछ दिनों में होने वाले हैं। तो इन्होंने ये सारे कारपोरेशन के इलेक्शन लड़ने वाली है, मुंबई का भी इलेक्शन है, वही बात इंदिरा जलील साहब ने आप तमाम को बताई है। यकीनन MIM पार्टी उन इलेक्शंस में हिस्सा लेगी और पूरी तैयारी के साथ हम उस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि जनता अपनी दुआओं से, अपनी ओर से हमको कामयाब करेगी। सर माइनॉरिटी के हुकूक के लिए एक ही आवाज़ पूरे मुल्क में गूंजती है, वो आपकी आवाज़ है, लेकिन इस मुल्क में अक़लियतों के साथ जो कुछ हो रहा है, जैसे आसाम और त्रिपुरा। नहीं, देखिए, त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी गवर्नमेंट की नाकामी और उनके सपोर्ट से वो तमाम गुंडे लोग मस्जिदों को टारगेट किए, मस्जिदों को नुकसान भी पहुंचाए, मस्जिदों को जलाए भी। ये त्रिपुरा की बीजेपी गवर्नमेंट की खुली उनका कन्नाइवेंस है, उनकी नाकामी है और वो ओपनली उनको इजाजत दी है कि इस तरह का जुलूस निकालो और जाकर ये तमाम वेंडलिज्म करो। आसाम में बीजेपी की सरकार है, वहां पर तो आप देखें कि आदमी जो जिसको पुलिस ने गोली मार दी, उसकी लाश के ऊपर एक फोटोग्राफर जो गवर्नमेंट का उसको कूद रहा है। आप ये भी देख लिए कि उत्तर प्रदेश में एक गुप्ता साहब है जिनको गोरखपुर की पुलिस कस्टडी में उनके डॉक्टर से डेथ हो गया। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और समाजवादी के अखिलेश यादव उस पीड़ित परिवार घर चले गए। हम भी कंडेम किए गुप्ता साहब के डेथ को, गवर्नमेंट से 50 लाख दिए और समाजवादी से 21 लाख का चेक दिया। वही उन्नाव में एक फैसल नाम का बच्चा है, तरकारी बेचने वाला, 19 साल का भी नहीं है बच्चा, उसको पुलिस कस्टडी में मर गया। आज तक कोई नहीं आता पूछने उसको, कोई पूछता नहीं चाहता उसको। ये सेलेक्टिव सिंपैथी जो है ना, ये बताता है कि मुसलमानों के ताल्लुक से कितनी हमदर्दी के दिल में है और दिमाग में। तो ये तो हो रहा है। आर्यन खान का जो मैटर चल रहा है, अरे मेरे को क्यों पूछ रहे हैं? मैं कोई ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार हूँ, हम क्या करें? हमारे साथ मुफ्ती साहब हमारे बिगेस्ट स्टार है, फारूक शाह सुपर स्टार है, इम्तियाज जलील मेगा स्टार है, ये हमको गाली दिया है। सर बांग्लादेश में भी उससे क्या कर रहे हैं? सर जिस तरह से सेंट्रल की टीमें महाराष्ट्र में कारकर्दगी कर रही है, जैसा अरे मेरी एक बात सुनिए, ख्वाजा यूनुस की लाश अब तक नहीं मिली। कौन रोएगा ख्वाजा यूनुस के लिए? जिसके पास दौलत है, जिसके पास पैसा है, उसकी बेल की हियरिंग भी होती है और बेल भी हो जाती है। एक सिद्दीक कप्पन है, आपके फ्रेटर्निटी का जर्नलिस्ट है, हाथरस में एक रेप हुआ था दलित बच्ची का, उसको कवर करने गया।
अब तक जेल में है, कोई पूछने वाला नहीं है। हद तो यह है कि सिद्दीक के साथ एक टैक्सी ड्राइवर था, उसको क्या मालूम भाई, चलिए सिद्दीक के ऊपर टैक्सी ड्राइवर है, पेट कमाने के लिए लिख गया, वो जेल में है, उसके बारे में कोई पूछता नहीं। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में एक आदमी को निकला इनोसेंट प्रिजनर्स, किताब लिखा, पढ़िया, क्या क्या नहीं किया गया, उसके नाखूना खींचे गए, उसके ऊपर गंदगी डाली गई, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात नहीं करने वाला इसका। आज महाराष्ट्र के जेलों में दलित और मुसलमान हाईएस्ट आदिवासी अंडर ट्रायल्स हैं, कौन पूछेगा इनको, कौन निकालेगा इन लोगों को? इनका कसूर दो है, एक तो एक दलित है, आदिवासी मुसलमान है, दूसरा गरीब है, पैसा नहीं है इनके पास, पूरा उसी पर ये अरे फिर इनके बारे में कौन बोलेगा भाई? क्या ये हमारा सिस्टम, हमारा सरकार क्या खाली पैसे वालों के लिए जस्टिस फॉर रिच ओनली हो चलेगा, या फिर जस्टिस फॉर द पोर भी होगा, बेल फॉर द पोर भी होगा, नहीं होगा? इस पर बात ही नहीं हो रही है। और वो लोग जो जेलों में सड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद हो जा रही है, कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। इसीलिए मैं इस मसले बात ही नहीं करना चाह रहा हूं। मेरे को मतलब ही नहीं है इन लोगों से, दौलतमंदों से क्या करने का। मौलाना कलीम साहब, सवाल इसलिए कलीम साहब पूछा जा रहा है कि आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है क्या? हाँ, तो आपको तकलीफ होगी। कितना मुंबई में कितना होगा? 113 रुपए लीटर। सर यहाँ 115 117। मगर उसके बावजूद भी मोदी को वोट देंगे। 8 क्वार्टर से इकोनॉमी डाउन है, मगर क्या हो रहा है बताइए आप? हर पेट्रोल प्राइस इंक्रीज होने से हर कमोडिटी पे इंक्रीज हो चुका है। मैं तो देश के महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बहनों, मेरे माताओं, अब आपको बताना पड़ेगा मोदी जी को कि कितना घर में सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं। और ये बिल्कुल, ये तो भाई खुली छूट दे दी है, जो चाहे मैंने पेट्रोल बढ़ते रहेगा, उससे हर कमोडिटी पर, एसेंशियल कमोडिटीज पर, उसका प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे लोगों की इनकम जो कम हो चुकी है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत मुश्किल में लोग। फिर भी लोग क्यों नहीं बोल रहे? हम तो बोल रहे हैं ना, कम से के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे लोग? हम तो वही तो आप यही बोलना चाह रहे हैं, वही तो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि नरेंद्र मोदी अगर जीत रहे हैं, बीजेपी अगर पूरे देश में जीत रही है, तो मेरी वजह से नहीं, कांग्रेस, एनसीपी, ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज की वजह से बीजेपी जीत रही। ये तो उनको सोचना चाहिए। और ये दोनों पार्टियां जाते गोवा को, कोई तूफान नहीं उठता। अगर मैं अनाउंस कर दूं कि नेक्स्ट वीक मैं और मुफ्ती साहब एक मस्जिद में जाके खाली गोवा में नमाज पढ़ के आएंगे, खाली नमाज पढ़ के आएंगे, देखो आप शाम से शुरू हो जाता, अरे वोट काटने जा रहे, डील हो गई, खुला हो गया, ये हो गया। मगर ये लोग जा रहे तो दूध के धुले हुए ना। देखिए, ये हमारी डेमोक्रेसी का ये इनका रियल फेस है लोगों की, कि कभी मुसलमान अगर बोलेंगे हम इलेक्शन लड़ो, आप क्यों लड़ते, आप कैसा जाते? मगर वो लड़ रहे, एक दूसरे को उंगली भी उठा रहे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर रहे, मगर वो सिवियरिटी नहीं है। मगर चाहे मायाम का नाम आ जाएगा, ये देखो वो कर लिए, ये कर लिए। अरे शिवसेना सब, हम एनसीपी से पूछना चाह रहे, कांग्रेस से, शिवसेना सेकुलर है या नहीं है बताओ? तो बोलेगा नहीं, बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को रोकना है तो दोनों में फर्क नहीं है। अगर कल 24 में शिवसेना बीजेपी मिलकर लड़ लिया इलेक्शन तो क्या करेंगे? ये मेरे स्टेटमेंट को याद रखना आज के दिन। क्या करेंगे लोग, क्या बोलेंगे जनता को? और आप महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री असेंबली में खड़े होकर फखर से बोलता है कि हाँ हमारे शिव सैनिक ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। तो ये लोग क्या मुंह में लड्डू बिठा के बैठे थे एनसीपी कांग्रेस वाले? क्या उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया था पार्लियामेंट में डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद के ऊपर? आज आप सरकार में बैठे, आप एक लफ्ज नहीं बोलते। आप क्यों? सत्ता होना, ताकत होना, मिनिस्टरों का सवाल है। ये कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे फिर ये लोग?
तो इस पे क्या तोड़ हो सकता है? अभी लोग जो वोटर है संभ्रमित है। इसका तोड़ खाली हमारे में है। सही बता रहा हूँ आपको, आज नहीं कल ये हकीकत सामने आएगी। सर, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है देश में, उस पर आपका क्या कहना है? एग्जाम्पल दो आप। जैसे एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस को टाटा ने कर दिया, फिर कई सारे देखिए, जहां तक LIC की बात है, मैं हम लोग पार्लियामेंट में अपोज कर रहे हैं, कंप्लीट अपोज कर रहे हैं। ये गलत हो रहा है। LIC का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। मुल्क के तारीखी आसार गिरवी रख दिए जा रहे हैं, प्राइवेट ठेकों पे दे दिए जा रहे हैं, जैसा ताजमहल है, लाल किला है और दूसरे तारीखी इमारतें। यही होता आपको जब 56 इंच को देख के वोट दिए। सर कश्मीर के ड्रग्स मिला है गुजरात में, अडानी को। हाँ, उसके बारे में क्या? अभी सुना कि उसमें 100 किलो कम हो गए। सर, देश में किसानों का मुद्दा बहुत आगे बढ़ रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, जो मोदी सरकार ने किसान का जो कानून बनाए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई राइट ही नहीं है एग्रीकल्चर पर लॉ बनाने का। वो स्टेट सब्जेक्ट में आता, स्टेट लिस्ट में आता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए और वो किसानों के हित में भी नहीं है, किसानों के मफाद में नहीं है, काश्तकारों के मफाद में नहीं है। और वो कानून को जाना चाहिए, वो कानून खत्म होना चाहिए। इससे किसान का फायदा नुकसान होगा। पूरे आप बड़े बड़े अरबपतियों को आप फायदा पहुंचाना चाह रहे। बहुत सारे स्टेट है देश में, वो अभी केंद्र के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। केंद्र जो स्टेट के कामों में है ना, दखलंदाजी दे रहा है। महाराष्ट्र में भी ऐसा बोला है, कर्नाटक में भी बोला है, तेलंगाना से भी, बेंगलोर से भी बात हो चुकी है कि स्टेट के काम में केंद्र अपनी दखलंदाजी दे रहा है। आपका क्या इसमें निरीक्षण है? क्या नहीं, मेरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मगर सवाल ये पैदा होता कि आप तो भी क्रिटिसाइज कर रहे ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इन लोगों के जो अपने उंगली को काट के मोदी को दे दिए। आप तो नहीं काटे। UAPA का लॉ लेके आए, उसमें आपने क्यों सपोर्ट किया मोदी को और बीजेपी को? कांग्रेस ने, एनसीपी ने क्यों सपोर्ट किया? जब आपको ये नहीं मालूम था ये करेंगे। माने दिल्ली में बैठकर एक इंस्पेक्टर वो बोल देगा कि औरंगाबाद का एक्स आदमी टेररिस्ट है, बस खत्म, टेररिस्ट हो गया विदाउट इवन कोर्ट कन्विक्शन। आपने सपोर्ट क्या नहीं किया? बताओ आप। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट, उनकी सब चीजें आपने क्यों सपोर्ट किया भाई? आप ही तो कर रहे हैं ना। आर्टिकल 370 का रेवोकेशन सब बाजा बजाए, बट हम बोल रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखो वो पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग। ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको। बिगेस्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, लॉकडाउन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई अख्तियार नहीं है लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट में। वहां दिल्ली से बैठ के मोदी जी बोले लॉकडाउन, उद्धव ठाकरे थाली बजा दिए, यस सर लगाओ लॉकडाउन। आप तय करना था कि महाराष्ट्र में, मुंबई में लॉकडाउन कब लगेगा। उन्होंने डिक्टेट दे रहे वहां से नेशनल डिजास्टर एक्ट में। क्या नेशनल डिजास्टर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है क्या? आप क्यों दिए उनको अख्तियार? आप क्यों सुने उनकी बात? वैसे सब स्टेट्स किए। आप मोदी की बात मानते जा रहे, मोदी बोला ठीक है चलो मित्रों हम साथ चलते हैं। आप दे रहे ना उनको राइट। पूरा लॉकडाउन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे तय करती? दिल्ली में बैठ के ऑफिसर कैसे तय करे कि मुंबई में लॉकडाउन कब होगा, हैदराबाद में कब होगा, लखनऊ में कब होगा? उसको क्या मालूम मुंबई में, हैदराबाद, लखनऊ में क्या है? वो उसको क्या मालूम कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में कैसा लॉकडाउन करेंगे? उसको क्या मालूम मराठवाड़ा में कब करेंगे? आपने कर दिया, आपने इजाजत दी उनको। आप ही तो दे रहे ना मौका उनको। पॉलिटिकल सवाल मेरा ये है कि अभी आप ही बोले कि हिंदुत्ववादी के साथ कांग्रेस राष्ट्रवादी स्टेट में बैठे, तो ये सब उथल पुथल हो रहा है। तो एमआईएम क्या सोच रहा है? लास्ट टाइम वंचित बहुजन के साथ में
थोड़ा सा आपका ये हो गया, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन आप क्या करना है? अरे कुछ भी बहुत पॉसिबिलिटीज ओपन है हमारे को। किसी के साथ जाएगी? अरे बहुत पॉसिबिलिटीज ओपन है भाई। जब 24 के पार्लियामेंट के चुनाव आएंगे, क्या गारंटी है कि शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं चले? उत्तर प्रदेश में तो उनके कदम पे एमआईएम बाद में कदम डालेगा? हाँ, नहीं, हमारा रास्ता एक से सीधा है, जिसको हम उर्दू अरबी में बोलते सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, स्ट्रेट पाथ। वो ये लोगों का कैसा है, ये कभी नाली में गिर जाते, कभी खड्डे में गिरते, कभी ये पानी में, कभी बुरे पानी में, निकल के फिर साफ पानी में आ जाते। इनका प्रॉब्लम यही है। हम तो हमारे लिए पूरे एवेन्यूज ओपन है, और जब विधानसभा के चुनाव आएंगे हम बताएंगे आपको। जो प्रकाश आंबेडकर ने जो वंचित बहुजन आघाड़ी एक साथ की थी, उसका अच्छा परिणाम दिखा, लेकिन उसके सीट चुनके देखिए, ऐसा कुछ हो सकता है एमआईएम का? बिल्कुल हो सकता, नहीं हो सकता बोल के मैं डिनाई भी नहीं कर रहा हूं, मगर वो अलायंस एमआईएम की वजह से नहीं खत्म हुआ। हम तो आज भी और कल भी प्रकाश आंबेडकर साहब की इज्जत करते रहेंगे, मगर वो अलायंस हमारी वजह से खत्म नहीं हुआ। तो पूरे स्टेट के कार्यकर्ता है, तो उनकी भी बात सुनी गई आज, तो क्या बोल रहे हैं आपके कार्यकर्ता? नहीं, हमारे स्टेट के पूरे मेंबर्स, पार्टी प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सब लोग अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं, और हमको बताए कि एमआईएम का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में हम उनसे बात करें, और बहुत सी चीजों के बारे में बात करें, कैसा कैंपेन हम करेंगे, क्या करेंगे, तो अच्छा है। उनके हौसले बड़े बुलंद हैं। तो पूरी सीट महाराष्ट्र में लड़े जाएंगे या कुछ चुने? हाँ, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। प्रकाश आंबेडकर ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया था कि वंचित के लोग एमआईएम को वोट तो करते हैं, लेकिन एमआईएम के कार्यकर्ता है या मुस्लिम समाज है, वो वंचित को वोट नहीं करता, इसलिए वंचित की सीटें चुनकर नहीं आती। तो इसलिए वंचित का एमआईएम के साथ होना ये उनके लिए फायदेमंद है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्बेडकर साहब को, प्रकाश अम्बेडकर साहब को थोड़ा गलत फहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर ऐसा बात कर रहे हैं तो उनकी राय है, जो सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम होने दो ना। हाँ, बोलो। सर, यहाँ पर आपने पूरे महाराष्ट्र का जायजा लिया, कहीं पार्टी के अंदरूनी मामला ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर एक दूसरे पे आरोप हो रहे हैं, कुछ नाराजियां हैं, आप तक आई है क्या, या फिर क्या कैसा वो करेंगे? क्योंकि हाल ही में एक प्रोग्राम बोला जाए तो औरंगाबाद में ऐसी कुछ दो पार्टियां पैनल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब अंडर वन पार्टी लीडरशिप काम कर रहे हैं और काम करेंगे, और जिसको जो बात करना था हम बात कर लिए। ये हमारे घर की बात है। सुनिए, हाँ, नहीं सही है, बात बाहर आ गई, मगर अब बात बाहर नहीं आएंगे, अंदर ही रहेंगे। आपके साथ में है दोनों बेटे, उनका मिलाव जुलाव जमेगा। और एक बात और, आपने इनको कहा था ये बिल्कुल मिलाव जुलाव है, आज है और रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला जो और अच्छे तरीके से मिलकर काम करेंगे, तो कोई बात नहीं। तो बात सही है, बात आई, मैं इनकार नहीं कर रहा। सर, उत्तर प्रदेश में एमआईएम की जड़ें कितनी मजबूत होंगी? क्या गैर मुस्लिम वोट भी हासिल हो सकते हैं? सियासी पार्टी की जड़ें मजबूत करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जड़ों को फैलाना बोलते हैं, तो जड़ों को फैला रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है, और हमको यकीन है कि इंशाल्लाह अच्छा नतीजा है। नहीं, दिल्ली में आपसे इतने खौफ, दिल्ली के कुछ ग्रुप्स ने आपके घर पर हमला किया, और दिल्ली में आप जा रहे हैं, इसीलिए ये खौफ उनके दिलों में? नहीं, मेरे घर पे पहली मर्तबा हमला नहीं हुआ, ये चौथी मर्तबा हुआ हमला, 4th टाइम हुआ हमला ये। और आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि मेरे घर के इमीडिएट नेबर कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशनर और मेरे घर के सामने जो है दिल्ली का पुलिस का हेडक्वार्टर है, यानी उनके कैमरे, पूरे कैमरे मेरे घर पे रहते माशाल्लाह से, सामने से पीछे से, फिर भी हमला होता है। और हमला करने वाले लाइव टेलीकास्ट करते हैं, तो पुलिस को आने में जरा थोड़ी देर हो जाती है, ओनली 35 मिनट्स लगे होंगे। सामने से आगे चल के आए तो 5 मिनट में आ सकते थे, मगर गाड़ी में आए तो शायद ट्रैफिक में फंस गए थे, इस वजह से 35 मिनट लगे होंगे। कोई बात नहीं, 35 मिनट्स लगे, तो ट्रैफिक में फंस गए होंगे, वीआईपी कॉन्वॉय जा रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ।
औरंगाबाद का नाम बदलने का औरंगाबाद का नाम बदलने का मसला जो है फिर एक बार चर्चा में आ रहा है, जो भी इलेक्शन के सामने हर बार आता ही है। इस बार कुछ जीआरपी जो है वो औरंगाबाद के बजाय संभाजी नगर डाल रहे हैं। वो इम्तियाज साहब उस पर अच्छा बोलेंगे। ये साहब है, महाराष्ट्र में कुछ एमआईएम के कार्यकर्ता को गुने दाखिल हो रहे हैं, खड़ी बात किया जा रहा है, ऐसे बहुत सी केसेस सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ता के खिलाफ जो हो रहा है हम उनके साथ खड़े हैं, उनको हम नहीं छोड़ने वाले हैं, उनके साथ ठहरेंगे, उनके परिवार के साथ ठहरेंगे। अगर ये हो रहा है, हम जब सही कह रहे हैं उसका कंडेम करके और पूरी लीगल सपोर्ट हम उनको देंगे। और इस तरह के हरकतों से एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता हो या जिम्मेदारों के हौसले पस्त नहीं होंगे, बल्कि हौसले बुलंद होंगे। और ये एक बात को बताता है कि यहाँ की सरकार डर रही है, बुखलाहट का शिकार है एमआईएम के पॉपुलैरिटी और उनके जमीन पर काम करने की वजह से। सर, जैसा पिछले 5 सालों से पहले दिया गया था ओवैसी हॉस्पिटल और स्कूल का, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, होगा भी, इनका सब बात करके उस हिसाब से होगा। अच्छा, ओसी साहब 2019 में मोदी साहब की एक वेव थी, उनको सक्सेस मिला। अभी कुछ सर्वे बोल रहे हैं कि मोदी की पॉपुलरिटी जो है थोड़ी सी कम होती जा रही है। आप मतलब नेशनल का पॉलिटिक्स करते तो वहां से कैसा देखते हैं आप 2024 को? नहीं, मेरे को नहीं मालूम साहब, मेरे पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि लगा के देख के बोलने का। ना तो मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और अभी 2024 को टाइम है। मगर देश की जो जनता है उनको ये देखना है कि 8 क्वार्टर से हमारी इकोनॉमी गिरते जा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है, 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। और कहीं पर भी आप चले जाइए, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो सही नहीं। तो ये सब चीजें जो है ये और किसानों का मसला, बर्निंग मसला है। 24 में क्या होगा, कैसे होगा, मगर ये इश्यूज जो है पब्लिक के जरिए इसका इम्पैक्ट रहेगा, होना चाहिए ना, होना चाहिए, इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। देखिए क्या होता है। जलील साहब खासदार होने के बाद आप औरंगाबाद में आए हैं, तो लग रहा है कुछ बदलाव हुआ? नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। लॉकडाउन की वजह से मैं भी नहीं आ सका, वरना मैं पहले आता था। 1 लॉकडाउन 2 लॉकडाउन बीच में आया भी था मैं 1 दिन के लिए, ऐसा नहीं कि पहली मरतब आया। अल्हम्दुलिल्लाह काफी डेवलपमेंट का काम इंचार्ज काम कर रहे हैं और जितना वो करना है कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि वो एमपी लैड फंड्स कोविड की वजह से अब नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में शुरू हो, मगर उसके बावजूद भी वो बराबर आप देखिए कि स्टेडियम का काम शुरू होने वाला है और नेहरू युवा केंद्र की नेहरू भवन की नई बिल्डिंग बनने वाली है। और गडकरी साहब से जाके मिले लंबा फ्लाईओवर के लिए जालना रोड पे। चौथा वो खुद PIL डाले कोर्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर्स के जो स्केर्सिटी है। तो मैं समझता हूँ कि एज एन MP माशाल्लाह से इंटेलिजेंस साहब बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहे हैं। जो बरसों से औरंगाबाद के इलेक्टोरेट जिस चीज को देखना चाह रहे थे कि डेवलपमेंट हो, काम हो, कोई MP जो है काम करे, वो उनको आज देखने को मिल रहा है। सर, मोदी के दौरे हुकूमत में मुल्क की सरहदें कितनी महफूज है, खासतौर पे चाइना, कश्मीर? देखिए, चाइना ने एक कानून पास कर दिया अपने बॉर्डर्स के ऊपर, और चाइना ने, और उसके ऊपर मैं हाँ, अब आप मेरे को ये बताइए कि हमारे डेप्सांग, डेमचौक, गोगरा में जो लद्दाख में है, चीन की फौज बैठी हुई है। ये कैसा नेशनलिज्म है RSS का, बीजेपी का, कि भारत की सरजमीन पर चीन बैठा हुआ है, आप कुछ नहीं करते। और चीन ने जो अपना बाउंड्री लॉ बनाया है, मेरा सवाल मोदी गवर्नमेंट से ये है कि हमारी सरकार जो है AIB बैंक है जिसको चाइनीज कंट्रोल करते हैं, उनसे कर्जा लेके वैक्सीन खरीद रहे आप।
वो बैंक को चाइनीज कंट्रोल लेते हैं, उनसे आप लेके वो कर रहे हैं। अच्छा, चाइना से ट्रेड हमारा ऑल टाइम हाई है, 100 बिलियन हो गया माशाल्लाह से। तो ये देखो, आप इनको कुछ बोलेंगे तो नहीं, हम ऐप बैन कर दिए बोलते हैं। चाइना और भूटान हमारा करीबी दोस्त, वो चाइना से बाउंड्री टॉस का फ्रेमवर्क बना लिया और हमारे नेबर्स का रिलेशन चाइना से अच्छा हो गया। चाइना आज भी लद्दाख में बैठा हुआ है, 18 महीने हो गए चाइना लद्दाख में बैठकर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं तो मोदी सरकार से हमेशा डिमांड कर रहा हूं कि आप जो है ग्रुप ऑफ एमपीज को लद्दाख लेके जाइए, हमारे को दिखाइए ना क्या है लद्दाख में, चीन बैठा है नहीं बैठा है। 18 महीने से मोदी जी खुद बोले थे, आपको याद होगा ना, घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, तो फिर आज आप क्या बात करें डिसएंगेजमेंट की चाइना से? ये कैसा है, लोग कैसा, आरएसएस कैसा खामोश बैठी हुई है भाई? वहां पर चीन घुस के बैठा है भारत क्या, और हम बोंगसोंगसू लेक में ऐसा उनसे फ्रेमवर्क करें कि भाई एक एरिया बना दिए, ठीक है आपने जाना, हम, अरे मैं अपने घर में नहीं जा सकता हूं, मैं अपने घर की जमीन में, ये है। ओके सर, 370 हटने के बाद बीजेपी का हर एक मिनिस्टर हो, हर 15 दिन 20 दिन में मिनिस्टर जाता, अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर जाके आए। 370 के बाद आप कश्मीर को कैसा देखें? क्या बदला कश्मीर में? कुछ नहीं बदला। 15 से हमारे भारत के सिपाहियों को टेररिस्ट उनकी जान ले लिए, सिविलियन किलिंग्स हो गए 20 से 25 वहां पे, पाकिस्तान से ड्रोन्स में हथियार आ रहे, क्या कर रहे भाई आप, क्या कर रहे हैं वहां पे आप? कुछ नहीं कर रहे। और आप किसकी बातों में आकर आपने पाकिस्तान से सीज फायर दोबारा साइन किया भाई? किस बुनियाद पे साइन किया आपने सीज फायर को? कौन सा सीज फायर है जो हमारे सिपाही मर रहे हैं वहां पर? एलएसी पे चीन, एलओसी पे पाकिस्तानी हरकत कर रहा है, और आप क्रिकेट मैच खेल रहे। क्रिकेट मैच हम बोले मत खेलो, हार गए तो खाली शम्मी को टारगेट बना रहे आप। क्या फॉरेन पॉलिसी है मोदी सरकार की, बताइए आप। हुकूमत फिलहाल अभी देश विरोधी केस रोल बना रही है, बल्कि दिन ब दिन 10 में देखिए सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सेडेशन का अगर किसी पे केस लगता तो वायलेंस होना जरूरी है। जो वायलेंस नहीं हो तो सेडेशन कैसा होता बताइए? कैसा सेडेशन केस बुक करते आप? बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट, अभी एक बेल ऑर्डर आया था 2 दिन पहले, आप देखो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 38 एंड 39 ऑफ यूएपीए विल नॉट अप्लाई even if you are favoring some terrorist organization। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो। आप मैंने अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बस उसका देख के बोलता हूं, मैं लाइव लॉ में पढ़ा, मैं वो सुनता नहीं मालूम यहाँ पे, बट हमारा सेक्शन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, आप देख लीजिए वो। तो ये बात करें कि सेडेशन लगा दो, ये लगा दो, और आपके जो मिनिस्टर का बेटा है उनको डेंगू हो गया तो मलेरिया हो गया तो जेल में टहल रहा, चमन में टहला था, चल रहा, वो वीडियो वायरल हुआ तो जेल को भिजा दिया उसको। बाप मंत्री हैं और बेटे के ऊपर 302 का मुकदमा है, और मोदी जी बोल रहे इंसाफ करेंगे। क्या इंसाफ करेंगे भैया? कहां का इंसाफ होगा? थार गाड़ी उसकी, बाप की गाड़ी, और इन योगी बोलते अब्बा जी, अब्बा जान। अब ये अब्बा जान को क्या करेंगे जो मिनिस्टर बन के बैठे हुए? आप बताइए कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मिनिस्टर है, उसके बेटे पे मर्डर का चार्ज है, 4 किसानों को मारने का। अरे मॉरली तो आप उसको रिजाइन कराओ, जब कोर्ट डिसाइड करता उसके बाद आप फैसला लो। मर नहीं दिखाना चाह रहे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए, उसमें भी कास्टिज्म है, क्योंकि उनका ताल्लुक एक अपर कास्ट कम्युनिटी से, उनका वोट होना इलेक्शन के लिए, तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो वो अब्बा जान के बेटे को बचा रहे, ये इनके पॉलिटिक्स है।
तीन प्रश्न विचारतो. एक म्हणजे निवडणूक शहरातली, औरंगाबाद शहरातली. आपण बैठक घेताय खुलताबादेत, याचं नेमकं काय कारण आहे? दुसरं म्हणजे सोलापूर. नहीं फुलदाबाद में अच्छी जगह है ना, साफ सुथरी जगह है. काय आहे? कोई ऐतिहासिक वजह से यहाँ पर ले रहे कुछ अरे ऐसा? मेरे भाई, हर चीज को आप ऐसा इतना माइक्रोस्कोप में मत लगा के देखो. दक्षिणी जबान में ऐसा नक्को देखो आप. और दूसरा, सोलापुर में कुछ आपके नगर सेवक जो है, 6 नगर सेवक जो राष्ट्रवादी के स्टेज पर दिखाई दिए हैं कुछ दिन पहले, तो कुछ कार्रवाई होने वाली है? और दूसरा और एक सवाल पूछना नहीं, सुनिए, रुक जाइए. चले गए क्या कर सकते? जान दो, जिसको जाना है जाओ. उन्होंने क्या करने का है, हम जाएंगे सोलापुर को. और तीसरा, अभी 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, तो एमआईएम पार्टी इनमें से किन राज्यों में अपनी ताकत लगाकर लड़ेगी? यूपी में तो हम लड़ रहे हैं, यूपी में पूरी तैयारी कर रहे हैं और यूपी में अच्छा खासा हमारा काम भी कितनी सीटें कुछ तो तो टाइम दीजिए, पूरा निकल जाएगा. दिसंबर में कोड ऑफ कंडक्ट आएगा तो बात. अब मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद यहाँ के कॉर्पोरेशन के इलेक्शन लड़ेंगे. लड़ेंगे पूरे सीट. हाँ, लड़ेंगे. मैं अभी महाराष्ट्र में एक महाविकास आघाड़ी की सरकार में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, ये 3 पार्टीज है. तो अब एमआईएम का और बीजेपी का कुछ नहीं चलेगा, शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस का लोगों का कहना है. तो आने वाले दिल्ली के ख्वाब में छिछड़े रहते खाली. तो आप बीजेपी के साथ जब विधानसभा अरे में छोड़िए ना, दिल्ली के ख्वाब में छिछड़े रहते, मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला. ये लेकिन सब सर अगर ये तीनों पार्टियां साथ में लड़ेगी हाँ तो कहाँ सीटें बचेगी? आप तीनों मिलकर आपको बोल दिए, मिलकर लड़ते बोल के क्या होता. एक मर्द सब पे भारी, फिक्र मत करो. बी टीम बोल के हाँ. विधानसभा में बी टीम बोल के सुनिए, हमारे को बोले कि ओवैसी को मजलिस कोर्ट मत दो, शिवसेना बीजेपी आ जाएगी. चुनाव हो गए तो तीनों शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी बैठ के निकाह कर लिए. अब मुफ्ती साहब फतवा दे सकते, वो सियासी निकाह कैसा हो.